हे एवरीवन, दिस इज प्रकाश ठाकुर एंड वेलकम टू इंटेलिजेंट एकेडमी। सो गाइस, अभी हम लोग इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप की सेशन चला रहे हैं एंड ये उसमें नेक्स्ट लेक्चर होने वाला है। इससे पहले मैंने आपको बहुत सारे बेसिक चीजें बताया उसमें और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी करवाए थे प्रीवियस लेक्चर में। आज उससे आगे न्यू टॉपिक, न्यू सिलेबस, आई मीन सिलेबस का ही नेक्स्ट पार्ट हम लोग आज करेंगे। एक और बात बच्चों, अगर आपको इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप के मेरे सेशंस अच्छे लग रहे हैं तो आप मेरे साथ पेड में भी जुड़ सकते हो, बाकी सब्जेक्ट के लिए भी, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके वाले पोर्शंस के लिए भी। इंटेलिजेंट एकेडमी ऐप आप डाउनलोड कर सकते हो, वहां पे मेरे पेड कोर्स अवेलेबल है जिसमें हर एक टॉपिक, हर एक सब्जेक्ट को प्रॉपरली एकदम A to Z चीजों को कवर किया गया है। तो अगर आप अभी से ज्वाइन करोगे तो बस अच्छी बात यह है कि आपको काफी टाइम मिलेगा और आप एक दिन में एक ही लेक्चर अटेंड करो तो भी चलेगा, काफी टाइम मिलेगा और आप बेटर परफॉर्म कर पाओगे आपके सीमेट के एग्जाम में। 99+ परसेंटाइल ला पाओगे आप अगर सारे सेशंस अभी से अटेंड करोगे। अगर आप लास्ट मोमेंटम पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं क्वेरी रहता है, तो मेरा यही रिक्वेस्ट है कि आप मेरे साथ ज्वाइन कर सकते हो। चलो, अब आज के सेशन में हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो, लास्ट टाइम हम लोगों ने बहुत सारी चीजें पढ़ाई कर ली थी और उसमें हमने जो एंटरप्रेन्योर है उनके बारे में बहुत सारी चीजों को सीखा। उन सब चीजों को मिला देते हैं, उन सारे पॉइंट्स को हम अगर बात कर ले तो फिर एंटरप्रेन्योर जो है ना, इज अ पर्सन हु, मतलब एंटरप्रेन्योर कौन होते हैं, जो एंटरप्रेन्योर है वो होते कौन है, इसे हम लोग आज डिस्कस करेंगे। ये आपके सिलेबस का ही पार्ट है। हमने इतने सारी चीजें जब पढ़ा, हमने अलग अलग जो इकोनॉमिस्ट है, अलग अलग जो स्कॉलर्स है, उनकी स्टेटमेंट्स पढ़ी एंटरप्रेन्योर के बारे में, तो उन सबको कंबाइंड अगर हम लोग कर दे तो एंटरप्रेन्योर कौन होते हैं इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, और काफी हाई लेवल के क्वेश्चन आते हैं। तो आज हम सारे एंटरप्रेन्योर्स कौन होते हैं उसके बारे में सीखेंगे, या उनमें क्या क्या क्वालिटी होता है, आप ऐसा भी बोल सकते हो उनके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं एक एंटरप्रेन्योर के, वो सारी चीजों को समझेंगे। देखो, आज डिस्कशन का पार्ट है ज्यादा, तो कोई नहीं, डिस्कस करेंगे हम लोग। पहला पॉइंट है एंटरप्रेन्योर कौन होते हैं। देखो, डेवलप्स एंड ऑन्स हिज ओन एंटरप्राइज। देखो, एंटरप्रेन्योर वो होते हैं जो अपनी खुद की कंपनी खोलते हैं, यानी कि खुद की एंटरप्राइज चलाते हैं और उसे डेवलप करते हैं। कोई भी एंटरप्रेन्योर है वो क्या करता है, अपने बिजनेस को डेवलप करता है और वो उसका ओनर भी होता है। एंटरप्रेन्योर ऑब्वियसली है कि अपना बिजनेस चलाता है, उसे डेवलप भी करता है। अब उसके लिए जितने भी हो सकते हैं सारे स्ट्रेटजी यूज करते हैं, प्रॉपर प्लानिंग करते हैं, सारी चीजों को कंट्रोलिंग, कोऑर्डिनेशन एंड ऑर्गेनाइजिंग करते हैं प्रॉपरली। तो आप सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हो कि जो एंटरप्रेन्योर होते हैं वो जो भी कर सकते हैं मैक्सिमम अच्छे से करते हैं ताकि वो अपने बिजनेस को डेवलप कर सके और डेवलप खुद के बिजनेस को करते हैं। तो इसका मतलब यही था। तो अगर कभी क्वेश्चंस आएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन, इसके क्वेश्चन कैसे आएंगे, आपको स्टेटमेंट वाइज दे देंगे 1 2 3 4 और फिर बोलेंगे इनमें से कौन से करेक्ट है ये बताने को। तो जितने भी ये कैरेक्टरिस्टिक, जितने भी इनकी क्वालिटी या एंटरप्रेन्योर कौन हो सकते हैं, उनमें क्या क्या बात होता है, आज जो हम डिस्कस करेंगे सारे आपको अच्छे से लर्न होने चाहिए कि एंटरप्रेन्योर में ये सारे कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। पहला मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। देखो, दूसरा है इज अ मॉडरेट रिस्क टेकर एंड वर्क्स अंडर द अनसर्टेनिटी फॉर अचीविंग द गोल। अब ये क्या होते हैं, मॉडरेट रिस्क टेकर है। अब इसका मतलब क्या है कि कैलकुलेटेड रिस्क लेंगे। यहां पे मॉडरेट मतलब कि बीच बीच लेवल का रिस्क लेंगे, ना बहुत कम ना बहुत ज्यादा। लेकिन इसका मतलब अगर हम एक प्योर एंटरप्रेन्योर के व्यू से समझे तो उसका मतलब होता है कैलकुलेटेड रिस्क लेंगे। रिस्क तो लेते हैं बहुत बड़े भी, लेकिन वो कैलकुलेटेड होते हैं पहले से। इन्हें हर एक स्ट्रैटेजी, सारी चीजें पहले से पता होता है, बिजनेस के बारे में ये रिसर्च कर चुके होते हैं, इन्हें मार्केट की स्ट्रैटेजी पता होता है। तो ऑब्वियसली जब ये डिसीजन लेते हैं तो रिस्क तो होता है, लेकिन कैलकुलेटेड, कि अगर ऐसा हो तो एक और अल्टरनेट ऑप्शन से हम ये कर सकते हैं, सारी चीजों का सॉल्यूशन भी रखते हैं, पहले ही समझ लेते हैं कि ये बिजनेस करेंगे तो आने वाले 5 to 10 ईयर्स में ये रिस्क होगा, ये प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। उन सभी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पहले से फाइंड आउट करके बैठे होते हैं। हालांकि तो भी अनसर्टेन तो होता है। देखो, आप कितना भी इंटेलिजेंट है, सब कुछ कर सकते हैं, बट क्या आप वेदर कंट्रोल कर सकते हैं? नहीं।
मान लो आपका कोई बिजनेस है, तूफान आ गया, बाढ़ आ गया, सारी चीजें डूब गई, अर्थक्वेक आ गया, सारी चीजें बिगड़ गया, तो क्या आप उसे कंट्रोल कर सकते हैं? तो नहीं। तो इसलिए रिस्क तो जिंदगी में हमेशा रहता ही है भाई। ऐसा भी रिस्क कौन सा नहीं होता। आज हम लोग जिंदा है, कल रहेंगे, इसकी कोई गारंटी है? कोई दे सकता है गारंटी? नहीं दे सकता। तो रिस्क तो है, बट कैलकुलेट करते। कुछ चीजें जिसपे इंसानों का बस नहीं चलता है, वो कोई नहीं चला सकता, ठीक है। तो ये कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं। कंडीशन क्या होते हैं? अनसर्टेन। तो ऑब्वियसली बिजनेस कभी भी सर्टेन फिक्स नहीं होता, अनसर्टेन तो होता ही है वहां पे। उसके बाद देखो ये क्या होते हैं? इज इनोवेटिव, ठीक है भाई। सिंपल सी बात है, एक एंटरप्रेन्योर इनोवेटिव होता ही है, क्योंकि अगर वो इनोवेटिव है तो वो एंटरप्रेन्योर है, अगर वो इनोवेटिव है ही नहीं तो फिर वो एंटरप्रेन्योर हो ही नहीं सकता। तो कहने का मतलब ये क्या होते हैं? इनोवेटिव होते हैं। और ज्यादातर बिजनेस जो है, ज्यादातर अगर एंटरप्रेन्योर जो सक्सेस होते हैं, ऑलमोस्ट वो कुछ नया करते हैं, या फिर चलो पुरानी चीजों को भी इस तरह से इनोवेट करते हैं ना, इस तरह से कुछ स्ट्रेटजी करते हैं कि वो दुनिया के लिए एक नया लेवल की चीज हो जाता है। तो यहां हमें यही समझना है कि इनोवेटिव भी होते हैं एंटरप्रेन्योर, राइट। तो आई होप कि गाइस आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलो, अगर कुछ क्वेरी हो तो कमेंट करके जरूर बताइए। आगे, इज अ परस्यूडर ऑफ डेविएंट परस्यूट। अब देखो ये क्या करते हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये होता है कि एंटरप्रेन्योर है ना, ज्यादातर टाइम आउट ऑफ द बॉक्स काम करते हैं। आउट ऑफ द बॉक्स इन द सेंस व्हाट, कि जो आम आदमी को, जो नॉर्मली लोगों को लगता है यार ये काम हो नहीं सकता, वो वही काम करते हैं। और देखो इनोवेशन का मतलब ही ये होता है कि जो दुनिया ने अब तक नहीं देखा है आप उसे वो दिखाओ, तभी तो आप इनोवेशन कर रहे हो ना। तो एंटरप्रेन्योर इनोवेटिव होते हैं तो इनोवेशन करेंगे। और जितने भी बड़े सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स हैं वो क्या है? इनोवेशन के थ्रू गए। मान लो कि जेफ बेजोस ने एक इनोवेशन ही किया अमेज़न स्टार्ट करके। अब जब जेफ बेजोस ने अमेज़न स्टार्ट किया तो उनके फ्रेंड्स का ये कहना था कि ये बहुत सक्सेस नहीं होगा, क्योंकि वो बहुत बड़ा रिस्क था उस टाइम पे, बट कुछ नया तो किया ना। एलोन मस्क ने स्पेस एक्स जब बनाया कंपनी, कि उससे पहले दुनिया में कभी ऐसा नहीं होता था कि प्राइवेट वाले कंपनी वाले स्पेस में जाए, तो इन्होंने ऐसा प्लान आउट किया तो बिल्कुल नया था। तो लोगों का ऐसा कहना था कि भाई ये तो बेवकूफी वाला काम है कि गवर्नमेंट के थ्रू ही स्पेस में जाते हैं, बहुत पैसा लगता है, बहुत सारी टेक्नोलॉजी लगती है, ये वो वगैरह वगैरह। पर एलोन मस्क ने करके दिखाया। तो कोई भी एंटरप्रेन्योर जो होते हैं ना, वो आउट ऑफ द बॉक्स कुछ नया करेंगे, मतलब हटके काम करते हैं। वो हटके काम करेंगे तो लोगों को लगेगा क्या है, वो क्या करते हैं? डेविएंट, मतलब भाई बिल्कुल अलग सा, अजीब सा करते हैं, कुछ समथिंग वर्क करते हैं। अब यहां मैटर सिर्फ ये है कि जब भी आपको ये कंडीशंस आए तो आप ये बोल सकते हो कि ये भी एंटरप्रेन्योर की कैरेक्टर है, क्योंकि वो हमेशा कुछ नया करते हैं। नया करेंगे तो लोगों को अलग लगेगा, और हाँ, उस नया के लिए लोगों को वो कन्विंस भी कर पाते हैं। इसका मतलब ये भी है कि एक एंटरप्रेन्योर क्या करता है? एक इनोवेटिव चीज बनाता है। हाँ, कुछ लोगों को लगेगा कि बहुत अलग है, लेकिन वो उसके लिए अपने फाइनेंसर को, अपने इन्वेस्टर्स को कन्विंस भी कर पाते हैं, तभी तो इतने बड़े फंडिंग उन्हें मिल पाता है। तो वो सारा कैरेक्टरिस्टिक ये भी एंटरप्रेन्योर का एक कैरेक्टर है, ठीक है। नेक्स्ट है, रिफ्लेक्ट्स अ स्ट्रॉन्ग अर्ज टू बी इंडिपेंडेंट। अब एंटरप्रेन्योर जो होते हैं ना भाई, वो इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं, इनफैक्ट वो इंडिपेंडेंट ही होते हैं। अब यहां इंडिपेंडेंट मतलब क्या है? यहां इसका मतलब ये है कि वो ऑलमोस्ट डिसीजन खुद के मेंटलिटी से लेते हैं, ठीक है। इंडिपेंडेंट मतलब क्या? यहां इंडिपेंडेंट मतलब मैनेजमेंट की जो सबसे मेन कोर डिसीजन है वो कौन लेंगे? एंटरप्रेन्योर लेंगे, क्योंकि वही बिजनेस को लीड कर रहे हैं, उन्होंने कंपनी शुरू किया है। तो ऑब्वियसली उनका विजन, अब स्पेस एक्स में एलोन मस्क का सबसे बड़ा विजन होगा, उन्होंने ये सारी चीजें की। ऐसा नहीं कि मतलब दो चार एक स्टाफ रखा उसके हिसाब चलता है। तो एंटरप्रेन्योर जो होते हैं ना, वो क्या होते हैं? इंडिपेंडेंट होते हैं। उन्हें खुद पे भरोसा होता है, उन्हें अपनी स्ट्रेटजी पे भरोसा होता है, और इसलिए वो हमेशा चाहते भी हैं यही कि वो खुद डिसीजन करे, क्योंकि वो बहुत रिसर्च करते हैं, चीजों को एनालिसिस करते हैं और समझते हैं डीप में, तब वो कोई डिसीजन लेते हैं। तो वो क्या होते हैं? उनमें ये भी एक कैरेक्टर होता है कि वो एकदम फुल्ली अपने आप को इंडिपेंडेंट रखते हैं। इंडिपेंडेंट इन द सेंस यही कि वो खुद की डिसीजंस खुद लेते हैं। तो ये सब कैरेक्टर आपको याद रखना है। उसके बाद क्या देखो, परसिस्टेंटली ट्राइज टू डू समथिंग बेटर। और वो लगातार, एक एंटरप्रेन्योर हमेशा कोशिश करता रहता है पहले से बेटर करने का, ठीक है। हमेशा समथिंग बेटर करने का, हमेशा समथिंग बेटर करने का।
देखो कभी भी एक प्रोडक्ट फाइनल प्रोडक्ट नहीं होता है। आप दुनिया की जितनी भी बड़ी कंपनियां देख लो कि भाई उन्होंने शुरुआत में क्या प्रोडक्ट लॉन्च किया था और आज कितना अपडेट हो गया होगा। कोई भी चीज सेम नहीं होता। देखो पिछले साल, मैं मेरा एग्जांपल बता रहा हूं, पिछले साल मैंने ये टॉपिक करा था, अभी भी पढ़ा रहा हूं, लेकिन मैंने बहुत कुछ अपडेट कर दिया है। जैसे मैंने 3-4 साल के पेपर्स के हिसाब से देखे हैं कि देखो पता है जब इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप सीमेट में आया था तो पहले साल बहुत इजी था, सिर्फ करेंट और इधर उधर के क्वेश्चन ले लिए थे और थोड़ा बहुत इस टॉपिक को लिया था। फिर दूसरे साल लेवल बढ़ा, उसके बाद और लेवल बढ़ गया। और इस बार जो पेपर आया था वो तो ऑब्वियसली मैंने लास्ट सेशंस जो अटेंड मतलब लेक्चर लिए थे उसके ऊपर बेस्ड था। तो मैंने आउट ऑफ द बॉक्स जाके लास्ट टाइम पढ़ाए थे बहुत सारे, यूट्यूब पे जितने भी ये टॉपिक पढ़ाने वाले हैं उसमें से ऑलमोस्ट ने उस टॉपिक्स को छुआ नहीं जो टॉपिक्स मैंने आपको करवाया। तो बहुत बच्चों का ऐसा भी क्वेरी था कि सर ये नई नई टॉपिक क्यों पढ़ा रहे हो, ऐसा तो कभी हमने सुना ही नहीं पेपर में, पर इस बार आया था। तो मेरा कंसर्न यही है, इस बार भी बहुत सारे नए टॉपिक हम पढ़ेंगे, बट वो सब इसलिए ताकि मुझे लग रहा है कि पिछले 3-4 साल में जो सिनेरियो बदला है अगले साल और लेवल बढ़ेगा इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप के, और बढ़ेगा तो मैं इसलिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीजें पढ़ाऊंगा आपको ताकि आपको इस टॉपिक में कभी कोई क्वेरी ना हो। अगर हम कम पढ़ के जाएंगे तो प्रॉब्लम, थोड़ा ज्यादा पढ़ के जाएंगे हो सकता है अभी मेहनत लगे आपको, थोड़ा सा बोरिंग भी लगे, बट ये आपके एग्जाम कंसर्न से बहुत वैल्यूबल है। तो प्लीज इस चीज को समझना थोड़ा सा, ठीक है। तो हमेशा कुछ नया करते हैं, हर बार पहले से बेटर करते हैं, तो ये एक एंटरप्रेन्योर की कैरेक्टर होता है। नेक्स्ट देखो, इज डिससैटिस्फाइड विथ रूटीन एक्टिविटी। भाई देखो एंटरप्रेन्योर को ना आम आदमी वाले एक्टिविटी नहीं जमता, वो तो कुछ नया करना चाहते हैं हमेशा, तो वो लगे रहते रिसर्च में। उसको ऐसे नहीं सुबह उठे खाना पीना खाए ऑफिस गए बैठे काम किए घर गए फिर खाना पीना खा के ऑफिस गए घर गए, ऐसा नहीं। दे वांटेड टू डू समथिंग न्यू। तो वो इनोवेशन में बिलीव करते हैं, उन्हें ऐसे नॉर्मल चीज में फंसे नहीं रहते। वो ऐसे मतलब भाई एक तरह से बोलो ना एंटरप्रेन्योर जो होते हैं ना वो अलग ही लेवल की चीज होता है। वो मतलब खाना पीना सब एक लेवल पे भूल जाते हो, जब वो काम करने बैठते हैं ना दुनिया भूल जाते हैं। ऐसे होते हैं, एक तरह से बोलोगे ना कि मतलब इतना ज्यादा डेडिकेटेड होते हैं एंटरप्रेन्योर, तभी वो दुनिया के टॉप जो भी बेस्ट एंटरप्रेन्योर होते हैं आज दुनिया के टॉप बिजनेस पर्संस हैं। तो क्यों है ऐसा? क्योंकि उन्होंने उस डेडिकेशन से उतना हार्ड वर्क और इफिशिएंटली एनालिसिस करके रिसर्च करके काम किया है। आपको अगर देखो, अगर आप ये चाहते हो कि घर पे मस्त नाश्ता पानी मिले, आपको खाना मिले, घर से सब लोग बना के दे, ऑफिस जाओ टाइम से लंच करो, टाइम से नाश्ता करो, एकदम खाओ पियो, टाइम से आराम से सो जाओ, तो फिर ऐसे नहीं होते एंटरप्रेन्योर। भाई एंटरप्रेन्योर को नींद नहीं आती, रात रात भर जाग जाते हो, एक आइडिया आया ना तो रिसर्च चालू। और अगर आप खा पी के मस्त टाइम से सारा काम करना चाहते हो ना तो फिर एंटरप्रेन्योर वाले कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। चीजें इतना आसान नहीं है कि आप बस आराम करते हुए स्मूथली जाओगे, इट इज नॉट इजी था। तो हमें बस यही ध्यान रखना बेटा कि एंटरप्रेन्योर हमेशा रूटीन वर्क से डिससेटिस्फाई होते हैं, कुछ नया करना चाहते हैं, उसके लिए वो आउट ऑफ द बॉक्स जाके काम करते हैं। नेक्स्ट है इज प्रिपेयर्ड टू विथस्टैंड द हार्ड लाइफ। और एंटरप्रेन्योर में ये भी क्वालिटी होता है, जिंदगी में कितने भी मुश्किलें आ जाए, कितना भी हार्ड सिचुएशन हो, डिफिकल्ट सिचुएशन हो लाइफ में, वो तैयार रहते हैं, क्योंकि वो डिसीजन ही ऐसा लेते हैं। भाई जब देखो मैं सिंपल बता रहा हूं, एंटरप्रेन्योर बने हैं इनोवेशन से, और इनोवेशन क्या होता है? कुछ नया करना। तो जब न्यूटन ने ग्रेविटी की खोज की थी, या मतलब समझो एप्पल जब नीचे गिरा और उसने ऐसा कहा कि भाई एप्पल नीचे क्यों गिरता है, तो सबने बोला अरे ये पागल हो गया है क्या बात कर रहा है, एप्पल नीचे नहीं तो ऊपर गिरेगा क्या? लेकिन उस बंदे ने ग्रेविटी की खोज की। तो मैं यही कह रहा हूं कि जब आप कुछ इनोवेशन करते हैं, कुछ नया करते हैं ना, लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं स्टार्टिंग में। हाँ, आप अगर कंटिन्यूअस लगे रहो, काम करो, प्रूफ कर दोगे तो सब मानते। लोगों ने माना बाद में। आज हम समझते हैं, हमारे ग्रेविटी का कितना बड़ा कॉन्सेप्ट चलता है, इतनी बड़ी पढ़ाई होती है इंजीनियरिंग लेवल में, या 10 तक को भी ये पढ़ाया जाता है सबको। तो एक टाइम उसको लोग पागल बोलते थे। तो यही एक कंडीशन यहाँ पे कि कितना भी हार्ड लाइफ आ जाए ना, कितना भी डिफिकल्टी हो, वो कंटिन्यू काम करते रहते हैं। ये कैरेक्टरिस्टिक है उनका। देखो इज डिटरमाइंड बट पेशेंस। एंटरप्रेन्योर क्या होते हैं? फुल्ली डेडिकेटेड होते हैं काम को लेके, लेकिन फुल डेडिकेशन में वो जल्दी जल्दी में काम नहीं करते, काम को बिगाड़ते नहीं, खराब नहीं करते। फुल डेडिकेशन होता है उनमें, लेकिन क्या होता है? पेशेंस भी होता है। रिलैक्स होके काम को प्रॉपर मैनर में करते हैं। देखो जब भी जल्दबाजी में आप कोई काम करोगे, पढ़ाई बहुत फास्ट करना चाहोगे तो राइटिंग में इशू हो जाता है।
हम लोगों से भी मिस्टेक हो जाता है। मैं बता रहा हूँ, जब हम लोग इस बात पे वर्क ज्यादा रहता है कि बहुत वर्कलोड होता है, बहुत काम करना है, तो टाइपिंग में मिस्टेक हो जाता है। ठीक है, उसके लिए मैं एक्सट्रीमली सॉरी पहले बोल रहा हूँ। हो सकता है इस बार के सेशंस में भी कई बार ऐसा एक आध बार होगा कि टाइपिंग में एरर हो जाएगा, क्योंकि हम भी बहुत सारा वर्कलोड, हमारी टीम होती है, उस पर रहता है कि ये बनाना वो बनाना, मल्टीपल सब्जेक्ट पढ़ाने होते हैं, तो कभी कभी टाइपिंग में एरर हो जाता है। नॉलेज का प्रॉब्लम नहीं होता, बट गलती से टाइपिंग में एरर हो जाता है। तो ऐसा हो जाता है, जल्दबाजी करते हैं तो। लेकिन एंटरप्रेन्योर क्या करते हैं, फुल डेडिकेशन होता है, वर्क भी करना है, लेकिन पैसेंस के साथ, शांति से, रिलैक्स होकर काम करते हैं, ताकि कम से कम मिस्टेक किया जाए। देखो, मिस्टेक तो दुनिया का रूल है, 100% दुनिया में कुछ नहीं होता, तो कहीं ना कहीं जो थोड़ा बहुत मिस्टेक तो होने ही होने वाला है, वो होगा ही। आप थोड़ा आपके एग्जाम में भी देखो, 99 परसेंटाइल लाने के लिए सच में 400 में से 398 लाने की जरूरत नहीं होता। अगर 400 में से अप्रोक्सीमेटली 300 समथिंग नंबर आ गए ना, 310 20 तक, तो 99 परसेंटाइल होता है भाई। परसेंटाइल और परसेंटेज अलग होते हैं, तो ये भी बता दे रहा हूं। ऐसा नहीं कि अभी 400 में से, जैसे 80 मार्क्स का इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप है ना, 70 आ गया ना आपका, या 65 से 70 के बीच में ले आए, तो हम 99.9 परसेंटाइल ले आओगे। 80 में से 80 नहीं लाना होता है, तो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइजेशन दुनिया में हर जगह चलता है, तो प्लीज इस बात को ध्यान रखना। थोड़े बहुत मिसमैच हमसे भी हो सकता है, आपसे भी होगा, तो कोई घबराना नहीं है, थोड़ा बहुत चलता है, इतने से कोई इश्यू नहीं है। अपने को कैसे करना, अगर आप 80 में से या 400 में से 300 तक पहुंच गए, तो 99 परसेंटाइल पे आ जाओगे आप आराम से। लास्ट टाइम का रिजल्ट देखा था मैंने, इतने पे हो गया था। चलो नेक्स्ट, अगला है एग्जिबिट सेंस ऑफ लीडरशिप। अब एक अच्छे एंटरप्रेन्योर में हमेशा लीडरशिप का सेंस होता है। वो पूरे टीम को लीड करते हैं, पूरे टीम को मोटिवेट करते हैं, उनके अंदर एनर्जी ला देते हैं, उनको गोल समझाते हैं, और पूरा टीम अच्छे से काम करता है और सक्सेसफुल बिजनेस बनता है। तो कहीं ना कहीं उनके अंदर लीडरशिप का स्किल बहुत हाई लेवल पे होता है। नेक्स्ट है, देखो, एग्जिबिट अ सेंस ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस। तो कंपटीशन का भी सेंस होता है उन्हें पता होता है कि वो जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उसके सामने कंपटीटर कौन है, क्या करेंगे, क्या स्किल लाएंगे, क्या प्रोडक्ट में नया इनोवेटिव करेंगे कि भाई सामने कोई भी कंपटीशन में हो उससे बेटर कर पाएंगे या उस लेवल की चीजें कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं इन्हें पता होता है कि भाई कॉम्पिटिटिवनेस होता है इनके अंदर हमेशा। और कई बार तो इनके खुद के कंपटीशन होते हैं, मतलब लास्ट टाइम ये प्रोडक्ट बनाया, अगली बार उससे बेटर बनाते, उसके अगली बार उससे बेटर, खुद से बेटर बनो। तो एक अच्छा एंटरप्रेन्योर का सबसे बड़ा कैरेक्टर है कि अपने आप से कंपटीशन करो। आपने पिछली परफॉर्मेंस जो दिया था, अगला परफॉर्मेंस उससे बेहतर होना चाहिए, नेक्स्ट परफॉर्मेंस उससे बेहतर होना चाहिए, उससे बेटर होना चाहिए। तो अगर आप बैक टू बैक अपनी परफॉर्मेंस को इंप्रोवाइज कराओगे ना, तो दुनिया में फिर किसी और से कंपटीशन है ही नहीं। तो एंटरप्रेन्योर में ये कैरेक्टर होता है कि खुद से बेटर करते हैं हर बार। टेक्स पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो एंटरप्रेन्योर जो भी काम करते हैं उसकी खुद की जिम्मेदारी लेते हैं। अगर बिजनेस फेल हो जाए, अगर बिजनेस में कुछ प्रॉब्लम्स भी हो, तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे काम करते हैं। और ऐसे होता नहीं, अच्छे एंटरप्रेन्योर कभी फेल नहीं होते, ऑलमोस्ट सक्सेस ही होते हैं। तो अब या तो एंटरप्रेन्योर नहीं होते तो बहुत सारे फेलियर हो सकता है, पर एक अच्छा एंटरप्रेन्योर है तो फिर फेलियर नहीं है। तो यहाँ यही कंडीशन है कि भाई वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे, खुद की जिम्मेदारी पे चीजों को मैनेज करते हैं। इज ओरिएंटेड टुवर्ड्स द फ्यूचर। अब एक अच्छा एंटरप्रेन्योर हमेशा फ्यूचर की चीजों को सोच के, समझ के, आगे आने वाले 10 साल, 5 साल में, 5-10 ईयर्स में क्या ट्रेंड्स होने वाले मार्केट में, क्या मार्केट स्ट्रक्चर में चेंजेस आएंगे, वो फ्यूचर को ध्यान रख के काम करते हैं। आज एआई में जो इतनी सारी चीजें आ रहा है, आप समझते होंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से क्या कुछ नहीं हो रहा है। तो क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज बन गया? नहीं। जो विजनरी एंटरप्रेन्योर्स थे ना, जैसे ओपन एआई है, तो इन्होंने आज से कई साल पहले से इस पे काम करना शुरू कर दिया था, तो रिजल्ट अभी आया है, लेकिन जो वर्क है ना कई साल पहले से चल रहा होगा। तो उन्होंने अपनी विजन से देखा कि आज से 10 इयर्स के बाद में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू ये सारी चीजें हो पाएगा। तो वो विजनरी होते हैं, फ्यूचर की ट्रेंड्स को देख के काम करने वाले होते हैं। तो ये कैरेक्टरिस्टिक भी, ये सभी एक एंटरप्रेन्योर की कैरेक्टर है, ये सब। और इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। टेंड्स टू परसिस्ट इन द फेस ऑफ एडवर्सिटी। देखो,
इसका मतलब ये हुआ यहां पे कि लाइफ में कितनी भी मुसीबत आए, ये बिना घबराए टिके रहते हैं। दूसरी बात, ये उस मुसीबत में से भी एक अल्टरनेट ऑप्शंस निकाल लेते हैं चीजों को और बेटर करने का। देखो लाइफ में मुश्किलें तो सबके आते हैं, हर कोई परेशान होता है, एक बार ऐसा आता ही है। कितना भी सक्सेसफुल इंसान हो, उसके जिंदगी में एक टाइम ऐसा आता है जब उसे लगता है कि अब क्या होगा, बहुत सारी परेशानियां आ जाती है। लेकिन उस प्रॉब्लम्स में से भी अगर आप एक अपॉर्चुनिटी निकाल लें और काम करें, तो फिर आप एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन जाते हैं। तो एंटरप्रेन्योर की ये कैरेक्टर है, परेशानी आएगी पर वो घबराते नहीं है, वो उसमें से बेस्ट अल्टरनेटिव क्या कर सकते हैं, क्या बेटर कर सकते हैं, उस पर काम करते हैं और फिर कुछ बढ़िया कर पाते हैं। तो कहने का मतलब यही है कि हमेशा मुसीबतों से घबराते नहीं, उसको फेस करते हैं और उसमें से कुछ नया निकाल के लाते, प्रॉब्लम्स में से सॉल्यूशन ढूंढ लेते हैं वो। तो ये भी कैरेक्टरिस्टिक है एक अच्छे एंटरप्रेन्योर की। तो ये सारे चीजें एक अच्छे एंटरप्रेन्योर में होना चाहिए। तो इसके ऊपर क्वेश्चंस आ जाएंगे कि एंटरप्रेन्योर कौन होते हैं, और 3 4 5 ऑप्शन देंगे, फिर बोलेंगे इनमें से कौन से राइट है। तो आपको ये सारे अच्छे से लर्न होना चाहिए। तो आई होप आपको ये सारी चीजें मैंने बता दिया। अब हम नई टॉपिक पढ़ेंगे, एंटरप्रेन्योर कौन होते हैं, ये सब हमने डिस्कशन कर लिया। अब हमें पढ़ना है फंक्शंस ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर के बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, वो क्या क्या है हम लोग वो पढ़ेंगे, ठीक है। एक ही दिन में सारे फंक्शंस नहीं होंगे, जितना हो सकता है मैं उतने फंक्शंस आज कवर कर रहा हूं। इसके बाद हम लोग बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी करेंगे सेशंस में, और फिर नेक्स्ट लेक्चर में बाकी के रिमेनिंग फंक्शंस के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो पहले हमें क्या समझना है, देखो जो एंटरप्रेन्योर के मेन 4 फंक्शंस होते हैं, जो मेन फंक्शंस है ना, वो कितने हैं, 4 है। देखो ये है फर्स्ट फंक्शन, ये है सेकेंड, ये थर्ड में है और ये फोर्थ में है। अब इन सब के अंदर, ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ सबके अंदर है ना, इन सब के अंदर बहुत सारे सब कैटेगरीज होंगे। इन सब के अंदर बहुत सारे क्या होंगे, सब कैटेगरीज, और वो सब हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। तो पहला एक क्वेश्चन डायरेक्ट बन सकता है कि एंटरप्रेन्योर के मेन फंक्शंस कितने होते हैं, तो 1 2 3 4, ये आपको याद रखना है। अब है क्या क्या, देखो यहां पे पहला है एंटरप्रेन्योरियल फंक्शन, ठीक है, एंटरप्रेन्योरियल फंक्शन है। दूसरा है प्रमोशनल फंक्शन है। थर्ड का नाम है मैनेजरियल फंक्शन, और फोर्थ का नाम है कॉमर्शियल फंक्शंस। तो ये आपको समझना है। अब इसमें क्या होता है, देखो एंटरप्रेन्योरियल फंक्शंस जो है, इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, रिलेटेड टू आइडेंटिफिकेशन ऑफ आइडिया एंड रेडीनेस टू अंडरटेक रिस्क। पहले फंक्शंस में हम वो सारा काम करेंगे जिसके थ्रू, मतलब सबसे पहला कोई बिजनेस शुरू करने के लिए हम आइडिया के ऊपर काम करते हैं। भाई कोई भी एंटरप्रेन्योर या आप सब में कोई कुछ शुरू करोगे तो एक आइडिया आएगा ना कि मेरे को ये वाला काम करना है। फिर उस आइडिया के ऊपर आप डिस्कशन करोगे, उस आइडिया के ऊपर थोड़ा बहुत रिसर्च एनालिसिस करोगे और पता करोगे कि क्या ये आइडिया सक्सेसफुल हो सकता है कि नहीं हो सकता, मार्केट कैसा है, क्या सिचुएशन है। फिर आप कोई बिजनेस शुरू करते हैं ना, मान लो कि आपके मन में एक पर्टिकुलर एरिया में एक होटल खोलने का है, ठीक है, तो आप होटल खोलने के लिए उस एरिया का थोड़ा सर्वे करोगे कि भाई इस एरिया में इतने पैसे वाले लोग रहते हैं कि मैं होटल की प्राइस इतनी रखूं, इस तरह का इतना खर्चा करूं, तो लोग आके पेड करेंगे। पॉपुलेशन है भी कि नहीं, ऐसा नहीं कि उस एरिया में तो बहुत कम लोग रहते हैं, तो अगर पैसे वाले भी हो तो कम ही लोग आएंगे। तो कितना बहुत सारा पॉपुलेशन है कि नहीं उस एरिया में, मतलब सारा चीज देखोगे ना, लोगों का उस एरिया में टेस्ट कैसा है, ठीक है। अब मान लो कि आप हाईटेक एरिया में गांव वाली टेस्ट दे दोगे तो शायद ना चले। गांव वाले एरिया में बहुत हाईटेक करोड़ों रुपए खर्चा करके टेस्ट आप एकदम फॉरेन अब्रॉड जैसा ला दोगे तो शायद गांव के लोगों को पसंद ना आए। तो आपको पहले आइडिया के ऊपर काम करना होगा, समझना होगा चीजों को। तो पहले जो एंटरप्रेन्योरियल फंक्शन है, इसमें हम क्या करते हैं, आइडिया का आइडेंटिफिकेशन करते हैं। हम समझते हैं कि भाई हमारा आइडिया क्या है, और वो आइडिया को आइडेंटिफाई करके हम तैयार होते हैं रिस्क लेने के लिए कि हाँ मैंने देखा थोड़ा बहुत रिसर्च करके कि सब ठीक है, इस एरिया में होटल चल सकता है। फिर आप तैयार हो जाओगे, हाँ आपको करते हैं, ओपन करेंगे होटल, ठीक है। तो अगर होटल कोई भी बिजनेस शुरू करोगे तो रिस्क तो होता ही है, तो यहाँ यही पॉइंट। तो एंटरप्रेन्योरियल फंक्शन में आप यही सारा काम करोगे।
उसके अब देखो इसके सब कैटेगरीज में आगे मैं पढ़ाऊंगा, बहुत सारे सब कैटेगरीज होगा, बहुत डीप में ये सारी चीजें, ऐसे नहीं एकदम आसान है, डीप में होगा। दूसरा प्रमोशनल फंक्शन में क्या पढ़ोगे, रिलेटेड टू पुटिंग एन आइडिया इनटू एक्शन। पहले में हमने क्या किया, आइडिएशन, आइडिया आया कि होटल खोलेंगे, फिर थोड़ा रिसर्च किया, गए वहां उस एरिया को देखा, वहां पॉपुलेशन कितना है, लोगों की परचेजिंग पावर कितना है, लोगों का टेस्ट कैसा, सब समझ गए और आपको लगा कि ये सब आप दे सकते हो जो उन्हें चाहिए, तो फिर आप तैयार हो गए होटल खोलने के लिए। अब इसमें क्या होगा, रिलेटेड टू पुटिंग एन आइडिया इनटू एक्शन, तो अब आप होटल खोलेंगे, अब आप वहां पे मान लिया तो कहीं पे रेंटल लेंगे या वहां पे आप बनाएंगे होटल, बड़ा सा जो है इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्डअप करेंगे, तो अब एक्शन करेंगे, आपका आइडिया ओके है, अब उसके ऊपर काम करेंगे, लेबर ढूंढ के लाएंगे होटल के लिए, जो खाना बनाने वाले होते हैं शेफ्स वो ढूंढ के लाएंगे, आप पूरा मैनेजमेंट देखने के लिए मैनेजर ढूंढ के लाएंगे, वर्कर्स लाएंगे, वेटर्स लाएंगे, आप उसके लिए जो जो काम है ना वो क्या है, पुटिंग एन आइडिया इनटू एक्शन में लाने के लिए जो प्रोसेस होते हैं वो सब करेंगे। तो इसके अंदर ये सारी चीजें पढ़ेंगे, इसमें भी बहुत सारे सब कैटेगरीज होगा। नेक्स्ट है मैनेजेरियल फंक्शन, रिलेटेड टू डे बाय डे वर्किंग ऑफ एंटरप्राइज। तो कहने का मतलब है ये हो गया, पहले आइडिया आया, फिर आपने उसको एक्शन में लाया, मतलब आपने होटल खोल दिया। होटल खोलने के बाद क्या करोगे, डे टू डे वर्किंग, भाई कितना कैश आया, कितना गया, क्या हो रहा है, सही से सब कुछ चल रहा है कि नहीं चल रहा है, स्टाफ काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कोऑर्डिनेशन हो रहा है कि नहीं प्रॉपर्ली, कंट्रोलिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सुपरविजन सही से हो रहा है कि नहीं, क्वालिटी प्रोडक्ट उन्हें मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। मतलब डे टू डे जो काम होता है ना एक बिजनेस शुरू होने के बाद, वो सारा करेंगे, वो सब इसमें पढ़ेंगे मैनेजेरियल फंक्शन में। और अगला है कॉमर्शियल फंक्शन। अब देखो पहले बिजनेस का आइडिया आया, फिर बिजनेस यहाँ पे खोलने के प्रोसेस किया, आपने एक्शन में ला दिया, फिर बिजनेस में डे टू डे जो काम होता है उस पर ध्यान दिया आपने। अब काम करना है प्रॉफिट बढ़ाना, फाइनेंस को बढ़ाना, प्रॉफिट को ग्रो कराना, ठीक है। तो इसमें क्या करोगे, रिलेटेड टू मेकिंग वेंचर सक्सेसफुल एंड इंक्रीज द अर्निंग कैपेबिलिटी या कैपेसिटी। तो अर्निंग प्रॉफिट को बढ़ाना है, सेल्स को बढ़ाना है, इसके रिलेटेड काम इसमें करेंगे। तो एंटरप्रेन्योर के 4 जो मेन फंक्शंस होते हैं वो मैंने आपको बेसिक्स बताए। अब इनके अंदर सब कैटेगरीज में बहुत डीप में हम जाएंगे, सब चीजों को पढ़ेंगे। तो आई होप कि आपको इतने सारी चीजें क्लियर हो गया होगा। इतनी चीजें क्लियर है तो एक बार जरूर कमेंट करके बताइए कि ऑल ओके सर, समझ में आ गया है, ठीक है, ताकि मुझे पता तो चले कि आप लोग समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे। अब मैं बोले जा रहा हूं, आपको क्लियर ना हो तो मजा नहीं आएगा। कुछ भी क्वेरी हो तो जरूर कमेंट करके दीजिए, बताइए आप लोग, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा जितना हो सकता है बेटर करने के लिए आपके लिए। चलो अब हम लोग फर्स्ट एंटरप्रेन्योरियल एक्शन जो फंक्शन है ना, इसके अंदर जो जो सब कैटेगरीज आते हैं हम उनको पढ़ेंगे, फिर इन सब के एक एक करके पढ़ेंगे। तो हमारा एंटरप्रेन्योरियल फंक्शंस के अंदर 3 सब कैटेगरीज आता है। फर्स्ट का क्या नाम है, इनोवेशन, दूसरे का रिस्क टेकिंग और तीसरे का ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग। देखो पहले तो इनके ऊपर भी क्वेश्चंस बनेंगे, ये देके पूछ सकता है, ये डेटा देके, ये डेटा, ये सब देके क्वेश्चन पूछ सकता है। उसके बाद इन तीनों का अलग से डिटेल में डिस्कशन में डेटा देके पूछ सकता है। एक क्वेश्चन आ सकता है कि एंटरप्रेन्योरियल फंक्शंस कितने टाइप के होते हैं, तो कितने टाइप होते हैं, 3 टाइप्स होते हैं, ये भी पूछ सकता है। तो ये सब आप अच्छे से पढ़ लीजिए। मैं देखो थोड़ा एक्स्ट्रा क्वेश्चन करवा रहा हूं, ये क्वेश्चंस मैं अपने मन से करा रहा हूं, आपको कहीं बुक पे नहीं मिलेगा, इंटरनेट पे नहीं मिलेगा, मैं गारंटी दे रहा हूं नहीं मिलेगा। ये मैं इसलिए करा रहा हूं, लास्ट ईयर भी मैंने मेरे मन से एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कराए थे और वैसे क्वेश्चन ही एग्जाम में आए, ठीक है, सीमेट के एग्जाम में। तो मैं इसलिए थोड़ा एक्स्ट्रा क्वेश्चन करा रहा हूं ताकि अगर वो जितना भी वेरिएशन कर सकते वो क्या कर सकते हैं ना, पहले से उससे 2 स्टेप आगे करके रखो, ताकि आपको 99 परसेंटाइल मार्क्स मिले और आपका जो भी ड्रीम प्रोजेक्ट है, जहां भी जिस कॉलेज यूनिवर्सिटी में एडमिशन पाना चाहते हो मिले, भाई आपको भी 30-40 लैक्स के पैकेज बढ़िया मिल जाए, लाइफ में सेटल हो जाओ, मेन कॉन्सेप्ट यही है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो हम लोग आगे ऑब्जेक्टिव पार्ट में ये सब देखेंगे। अब पहला इनोवेशन क्या है, इस पे आ जाते हैं। देखो इनोवेशन का मतलब हम एक लेवल पे चीजें समझते हैं, समथिंग न्यू करना, ये मैं पहले बता दिया हूं, पर यहां बिजनेस में प्रॉपर्ली इनोवेशन कैसे करना है देखो, इट मींस एन एक्ट ऑफ डूइंग समथिंग न्यू। द एंटरप्रेन्योर हैज टू इंट्रोड्यूस अ न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ द मींस ऑफ प्रोडक्शन। अब देखो अलग अलग फंक्शन है, तो हम पहले क्या पढ़ रहे हैं, एंटरप्रेन्योरियल फंक्शन पढ़ रहे हैं, उसके अंदर इनोवेशन का ऐसा मतलब है कि एक एंटरप्रेन्योर को हमेशा नया करने होते हैं, बट क्या नया कर रहा है, यहां पे क्या नया कर रहा है वो बात समझना। यहां नया कर रहा है कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्शन,
अगर बिजनेस का आइडिया आया है, उसके लिए काम करना है, तो ये आइडिया लाना कि कोई बिजनेस होटल खोलोगे तो वो कैसे काम करेगा, सेप्स कहाँ से लाओगे, प्रोडक्शन कैसे होगा, उसके रिलेटेड सेप चाहिए, आपको वेटर चाहिए या ऐसे लेबर चाहिए, मैनेजमेंट टीम चाहिए, ये सब कैसे होगा। तो प्रोडक्शन के जो फैक्टर्स है ना, उसकी बात कर रहा हूं मैं, प्रोडक्शन की फैक्टर के लिए जो रिक्वायर्ड है। तो क्या क्या करना होता है, देखो प्रोडक्शन फैक्टर में आपको न्यू प्रोडक्ट, न्यू मार्केट फॉर प्रोडक्ट और न्यू सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल्स। तो एक एंटरप्रेन्योर को इनोवेशन वाले फंक्शंस के थ्रू क्या क्या करना है, न्यू प्रोडक्ट के बारे में वर्क करना होगा, न्यू मार्केट फॉर प्रोडक्ट, ठीक है, उसके वर्क करने होंगे, और सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल के ऊपर वर्क करना होगा कि भाई नया प्रोडक्ट की बात कर रहे हो और उसके लिए मार्केट कहाँ है और वो बनेगा कैसे, उसके लिए रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा, ये सारा काम करना होता है इनोवेशन वाले फंक्शंस के थ्रू। हमें ये डायरेक्ट इनोवेशन नहीं है, नया तो करने क्या, पर इनके बारे में बात करना है यहाँ पे एंटरप्रेन्योरियल फंक्शन में, ठीक है। सो यहाँ देखो, thus it can be concluded that the entrepreneur introduce something new in any branch of economic activity for making successful venture or increase profit। आगे एग्जांपल दिया देखो, सोलर कुकर, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ठीक है, स्मार्टफोन्स, एलईडी टीवीज। तो कहने का मतलब यही है कि इनोवेशन फंक्शन में इनोवेशन तो करना होता है, बट वो कैसे होता है कि हम प्रोडक्शन से रिलेटेड सारे चीजों पे वर्क करते हैं, नया प्रोडक्ट लाना, मार्केट समझना और उसके लिए रॉ मटेरियल कहाँ से लाएंगे, इन चीजों पे वर्क करना होता है। जैसे कि देखो नया कॉन्सेप्ट आया ना, सोलर कुकर, पहले ऐसा नहीं चलता था, अब किसी बंदे ने इनोवेशन किया, नया प्रोडक्ट लेके आया, क्या, जिस सोलर कुकर पे बिना मतलब बिना आपके गैस के काम हो जाएगा सोलर से। इलेक्ट्रिक वाला व्हीकल देखो, बिना पेट्रोल डीजल के काम हो जाएगा इलेक्ट्रिक व्हीकल से। तो कोई नया ही प्रोडक्ट बनाई, इस सब का कॉम्बिनेशन क्या होता है मेन, कि भाई इंक्रीज प्रॉफिट, प्रॉफिट बढ़ेगा, ठीक है, अपने वेंचर को सक्सेसफुल, अपने बिजनेस को सक्सेसफुल बनाना, ठीक है। तो ये सारा काम क्या है इसमें होता है इनोवेशन फंक्शन में। तो आई होप आपको ये चीजें क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, रिस्क टेकिंग फंक्शन क्या है। ये सभी के सभी किस में आ रहे हैं हम लोग, ये एंटरप्रेन्योरियल फंक्शन में आ रहे हैं, ठीक है। अब देखो इसमें क्या क्या करना है, एन entrepreneur has to take calculated risk, he must take responsibility for loss that may occur due to unforeseen circumstances in the future। अब देखो कोई बिजनेसमैन है ना, बिजनेसमैन तो नहीं बोलेंगे एंटरप्रेन्योर को, वो पूरा अलग हो जाता है, पर ऐसे एट द एंड बोल सकते हैं। तो एक एंटरप्रेन्योर जो है ना, वो हमेशा कैलकुलेटेड रिस्क लेने के लिए तैयार होता है। उन्हें कैलकुलेटेड रिस्क तो लेना ही है, जब आप बिजनेस शुरू करोगे तो कैलकुलेटेड रिस्क तो होता ही है, बिना रिस्क का नहीं होता एंटरप्रेन्योर। तो यहाँ यही बोल रहा है कि एक एंटरप्रेन्योर को हमेशा क्या होता है, उनमें एबिलिटी होती कि आने वाले, देखो अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टांसेस, कोई नहीं जानता दुनिया में कल क्या होने वाला है, क्या नया प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा, कोविड आ जाता है, देख रहे हो एक टाइम था सब कुछ बढ़िया चल रहा था, फिर 2019 में कोविड आया, अभी फिर से न्यूज सुन रहा हूँ कोविड का। तो कुछ नया कोई बड़ी प्रॉब्लम परेशानी कभी भी आ सकता है, एंटरप्रेन्योर को रेडी रहना होता है उसके लिए। अब देखो, एन एंटरप्रेन्योर मस्ट रिड्यूस अनसर्टेनिटी, हिज हर प्रॉपर प्लानिंग। एक एंटरप्रेन्योर को हमेशा बेस्ट प्रॉपर प्लानिंग करके ये जो अनसर्टेन, ये जो प्रॉब्लम्स होने वाले हैं, उसका इंपैक्ट कंपनी पे कम पड़े, उसके लिए हमेशा वो डेडिकेटेड काम करते हैं। तो एंटरप्रेन्योर क्या करते हैं, उनका काम ही यही है, क्या काम करेंगे कि जो भी प्रॉब्लम्स आने वाले हैं उसे समझ के और उस प्रॉब्लम का जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो कंपनी है, उस पर कम इंपैक्ट पड़े, उसके लिए वो वर्क करेंगे, ठीक है। अब देखो एंटरप्रेन्योर को सोच समझ के कैसे रिस्क लेने होते हैं, कि जैसे इन्वेस्टमेंट करेंगे ना पैसों का, जब मनी इन्वेस्टमेंट करेंगे तो कैलकुलेटेड रिस्क के साथ काम करेंगे कि कहीं पे पैसे बर्बाद ना हो जाए, नुकसान ना हो जाए, ठीक है। देखो डाइवर्सिफिकेशन इन प्रोडक्शन, अब जैसे आप प्रोडक्शन कर रहे हो, आप अपने प्रोडक्ट, नए नए प्रोडक्ट बनाओ, मान लो एक आपने एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी डाली, आप प्रोडक्ट ए बना रहे थे, फिर कुछ ऐसा आया आप प्रोडक्ट बी भी बना रहे हो, सी भी बनाने लगे, तो ज्यादा प्रोडक्ट में डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हो तो हो सकता है उससे नुकसान हो जाए, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। तो एक एंटरप्रेन्योर ना सोच समझ के उस डाइवर्सिफिकेशंस को करते हुए भी लॉस कम हो, ऐसा काम करता है, ठीक है। देखो एक्सपेंशन इन द
अगर आप एक एंटरप्राइज को एक्सपेंड कर रहे हो, अपने बिजनेस को बढ़ाओगे, तो सोच समझ के कैलकुलेटेड रिस्क लेके बिजनेस बढ़ाना होता है, ताकि ऐसा नहीं कि लॉस हो जाए, ठीक है। उसके बाद देखो, रिस्क इन्वॉल्व इन द इनोवेशन। तो अगर आप कुछ नया इनोवेशन करना चाहते हो, तो ऐसा नहीं कि $1 बिलियन पैसे लगा दो, कुछ हो ही ना। तो कहने का मतलब यही है, रिस्क टेकिंग फंक्शन में एक एंटरप्रेन्योर क्या करता है, कैलकुलेटेड रिस्क लेता है, चाहे वो काम कोई भी करे, चाहे वो नया प्रोडक्ट के रिलेटेड काम करे या इनोवेशन पे काम करे, मनी इन्वेस्टमेंट पे काम करे। तो रिस्क टेकिंग का मतलब रिस्क तो लेता है, लेकिन कैलकुलेटेड, सोच समझ के, प्रॉब्लम्स ना हो इस तरह से सारे रिस्क लेता है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि जो बहुत सारे फंक्शंस होते हैं उसमें रिस्क लेते हैं, बट सोच समझ के, इनको रिस्क को कम करने का काम है एंटरप्रेन्योर का। तो वो फंक्शन हो गया। नेक्स्ट देखो, ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग। ऐसे ज्यादातर लोग ऑर्गेनाइजेशन मतलब समझ लेते हैं ऑर्गेनाइजेशन का जो जनरल रूल होता है वो, पर यहां थोड़ा सा अलग है, यहां थोड़ा सा अलग है ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग, ठीक है। ध्यान रखना, एंटरप्रेन्योरल फंक्शन में ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग आ रहा है, और आगे एक और फंक्शन होगा उसमें भी ऑर्गेनाइजेशन आएगा। वो दोनों अलग है, ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग और ऑर्गेनाइजेशन अलग चीज है, ठीक है। तो चलो समझ लेते हैं। An entrepreneur must handle properly all the factors of production. एंटरप्रेन्योर को हमेशा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को सही से हैंडलिंग करना होता है। अब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में क्या आता है, लैंड मतलब जमीन हो गया, लेबर जो वर्कर काम करते हैं, स्टाफ होते हैं, कैपिटल पैसे, और एंटरप्रेन्योरशिप। तो ये सब मैंने पहले भी बोला था कि इकोनॉमी में एंटरप्रेन्योरशिप को फोर्थ जो है ना फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहा जाता है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है इसका फोर्थ, जनरली ये 3 आता पर ये फोर्थ बोलते हैं इसको। देखो, आपको जमीन चाहिए, इसके बिना कैसे फैक्ट्री लगेगी, वर्कर की जरूरत है, पैसों की जरूरत है, उसके बिना तो कुछ नहीं होगा, ये सब चाहिए होता है। तो ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग फंक्शन जब शुरू करता है एंटरप्रेन्योर, तो उसमें ये चीजों को अरेंज करना होता है कि भाई जमीन खरीदना, लेबर लाना, कैपिटल लाना, पैसे कहां से आएगा, ये सारी चीजों पे वर्क करना होता है। और क्या करना है, टू रिड्यूस जो है ना प्रोडक्शन कॉस्ट, इस पे अच्छे से इफिशियंटली काम करके। देखो, अगर आप दिमाग लगा के सस्ते में जमीन खरीदोगे, कम कॉस्ट में आपको लेबर मिल जाए, ठीक है, अच्छी मैनेजमेंट स्किल लगा के, अगर आप मतलब कैपिटल ज्यादा अर्न कर पाओ, लोगों से इन्वेस्टमेंट ज्यादा ला पाओ, तो ये दिमाग लगा के एंटरप्रेन्योर अच्छे से क्या करते हैं, यहाँ पे रिड्यूस करते हैं प्रोडक्शन कॉस्ट। देखो अब क्या क्या होता है प्रोडक्शन कॉस्ट रिड्यूस में भी, क्या क्या करते हैं, प्रोड्यूस मोर यूनिट्स विल रिड्यूस कॉस्ट। अब एक बात समझो, इसमें ये बहुत बड़ी पॉइंट होगा, एक्सप्लेन करेंगे तो 1-2 घंटे जाएगा, पर मैं इन शॉर्ट में समझा दे रहा हूं। जैसे देखो, अगर कोई कंपनी में मैन्युफैक्चरिंग होता है, तो होता क्या है, यहाँ पे 2 चीजें होता है, इसमें 2 चीजें कंट्रोल करना होता है। एक होता है फिक्स्ड कॉस्ट को, एक क्या होता है फिक्स्ड कॉस्ट, एक होता है वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट, तो इन दोनों को कंट्रोल करना है, फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट को। तो आप ऐसा समझो, एग्जांपल से समझा रहा हूं, अगर मान लो आपकी एक मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री है, वहां पे 100 यूनिट प्रोडक्शन होता है, कोई चीज 100 बनता है। मान लो कि कंप्यूटर की कंपनी है, आप 100 कंप्यूटर बनाते हो, तो आप कंप्यूटर 10 बनाओ, 100 बनाओ, या 500 बनाओ, या 1000 बनाओ, कंप्यूटर कितने भी बनाओगे, तो जो फिक्स्ड कॉस्ट होते हैं ना, जैसे मैनेजर की सैलरी, वो सेम होता है भाई, ठीक है। जो मैनेजर है इसकी जो सैलरी होता है ना, सेम होता है। अगर आपने एक मैनेजर रखा है, वो प्रोडक्शन पे डिपेंडेंट नहीं होता, आपकी कंपनी में 100 यूनिट बने कि 1000 यूनिट बने, उसको सैलरी उतना ही देना पड़ेगा। हाँ, वेरिएबल में किसका, जो लेबर की सैलरी वेरिएबल में आएगा, जो रॉ मटेरियल्स चाहिए वो वेरिएबल में आएगा, ये चेंज होता है। बात को समझो, देखो अगर आप 100 यूनिट बनाओगे कंप्यूटर, तो कम रॉ मटेरियल लगेगा, 1000 यूनिट बनाओगे तो ज्यादा रॉ मटेरियल लगेगा। तो इसका कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आप वेरिएबल में कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वेरिएबल तो जितना प्रोडक्शन करोगे उसके हिसाब से चलता है, पर आप फिक्स्ड कॉस्ट को मैनेज कर सकते हो। क्योंकि अगर आप 100 यूनिट बनाते, मान लो आपने 100 यूनिट का प्रोडक्शन किया, तो भी इसको 50,000 रुपए देना सैलरी मैनेजर, और आप 1000 यूनिट बनाओगे तो भी आपको इसे इतना ही सैलरी देना है। तो कोशिश करना है कि 1000 यूनिट बनाओगे तो इसको इतना ही सैलरी देना है, और ज्यादा यूनिट बनेगा तो क्या होगा, मोर प्रॉफिट होगा भाई, मोर प्रॉफिट। जितना ज्यादा प्रोडक्ट बनाओगे, मान लो एक प्रोडक्ट पे 1 रुपए भी बचते तो 1000 पे 1000 रुपए बचेंगे। ऐसा मैं छोटा एग्जांपल दे रहा हूं, पर 1000 यूनिट तो बहुत ज्यादा प्रॉफिट होगा। तो कहने का मतलब क्या है, एक एंटरप्रेन्योर को प्रोडक्शन वाले कॉस्ट में, प्रोड्यूस मोर यूनिट्स विल रिड्यूस कॉस्ट। जितना ज्यादा सामान बनाओगे
उतना कम पर यूनिट कॉस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो उनका काम रहता है कि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन कर सके। दूसरा देखो यहाँ से मैनेज वही है, फिक्स्ड कॉस्ट और मैनेज वेरिएबल कॉस्ट। मैंने पहले बता दिया, फिक्स्ड कॉस्ट को मैनेज करते हैं, वेरिएबल कॉस्ट मैनेज करते हैं। तो जनरली फिक्स्ड कॉस्ट मैनेज करना होता है, ज्यादा यूनिट प्रोड्यूस करना होता है, तो क्या होता है, प्रोडक्शन जो कॉस्ट है कम कर लेते हैं एंटरप्रेन्योर, और इससे प्रॉफिट बढ़ जाता है। ठीक है, बाय प्रॉपर हैंडलिंग द प्रोडक्शन कॉस्ट एंड एंटरप्रेन्योर इंक्रीज हिज प्रॉफिट मार्जिन इन बिजनेस। तो ऑब्वियसली है, अगर ये कॉस्ट को घटा लेंगे प्रोडक्शन कॉस्ट, तो प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाता है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग का काम है। मतलब इसमें क्या करना होता है, प्रोडक्शंस के रिलेटेड मैनेजमेंट करना है, प्रोडक्शन के रॉ जो प्रोडक्शन के लिए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उन पे। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। अगर इतनी बात क्लियर हो गया तो एक बार आप सबसे रिक्वेस्ट है, जरा कमेंट करके बता दीजिए, एक बार जरा कमेंट करके बताइए कि इतनी चीजें क्लियर हो गया। एक बार जरा प्लीज कमेंट करके बता दीजिए इतनी चीजें क्लियर हो गया आपको, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। एक बार कमेंट करके बता दीजिए इतनी चीजें क्लियर हो गया है। चलो तो अब आगे बढ़ते हैं। अब यहां से आज जो टॉपिक हमने पढ़ाई किया है, आज जो भी टॉपिक हमने पढ़ाई किया है उसके रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। ठीक है, जो भी हमने अभी पढ़ा है उसके रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, which amongst these is an entrepreneurial function of entrepreneur? एक एंटरप्रेन्योर का एंटरप्रेन्योरल फंक्शन इनमें से कौन सा है? तो मैंने अभी आपको इनमें से कोई भी बताया क्या एंटरप्रेन्योरल फंक्शंस में? तो आप खुद बताइए। चलो इसका आंसर आप लोग जरा जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ, राइट आंसर क्या होगा। मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, पर आप लोग जरूर अपने आंसर्स बताएं ताकि मुझे पता चले कि आपने अच्छे से चीजों को समझा। देखो मैंने अभी बात की, यहाँ पे डिटेल इन्वेस्टिगेशन की बात तो मैंने नहीं किया, यहाँ ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग की बात किया मैंने, यानी कि ये एक एंटरप्रेन्योरल फंक्शन है। ये इन्वेस्टिगेशन ऑफ आइडिया की बात नहीं किया मैंने अभी। असेंबलिंग जो रिक्वायरमेंट की बात नहीं किया। इसका मतलब हमारा राइट आंसर क्या है? बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग फंक्शन एक एंटरप्रेन्योरल फंक्शन होता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। इन सबका नोट्स जरूर बना लीजिएगा बच्चों। ठीक है, चलो सेकेंड नंबर क्वेश्चन। देखो ऐसे क्वेश्चन ज्यादा आते हैं अभी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप में, ऐसे घुमा फिरा के लंबे चौड़े क्वेश्चन आते हैं, शॉर्ट में कम आते हैं, ऐसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो इसको अच्छे से पढ़ना। क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखो, Which of the following statement are correct about entrepreneur? देखो अभी मैंने स्टार्ट में बताया एंटरप्रेन्योर कौन होते हैं, तो उनकी सारी कैरेक्टरिस्टिक सब समझाया। अब उसके ऊपर बेस्ड है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है ना करेक्ट है एंटरप्रेन्योर के बारे में। तो देखो यहां लिखा है टेक पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो क्या मैंने ये बताया है आपको? आप सारे ऑप्शंस को देखो, फिर इनमें से आंसर्स देने हैं आपको। तो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, और उससे पहले मेरा यही रिक्वेस्ट रहेगा आप लोग आंसर बताइए। ठीक है, ही टेक्स पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये पॉइंट्स तो मैंने, मुझे लग रहा अभी एक्सप्लेन किया था मैंने कि हाँ वो पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेते हैं वो। ही लाइक्स हिज स्टाफ, ऐसी कोई बात तो मैंने अभी फिलहाल नहीं किया। ही ऑलवेज हेल्प हिज एम्प्लॉय ड्यूरिंग द हेल्थ इश्यूज ऑफ फैमिली मेंबर, ऐसी भी कोई बात अभी हम लोगों ने नहीं पढ़ा एंटरप्रेन्योर के बारे में। ही इज स्ट्रिक्ट पर्सन, ऐसा भी कुछ हमने नहीं पढ़ा एंटरप्रेन्योर के बारे में। तो अभी जो हमने पढ़ा उसके हिसाब से कंक्लूजन तो यही आ रहा है, टेक्स पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो एंटरप्रेन्योर लेते हैं। तो ये राइट है, बाकी सब रॉन्ग है। तो इसका राइट आंसर होना चाहिए 1, ओनली 1। तो यानी कि ये क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखो तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपने कॉन्सेप्ट अच्छे से समझा तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लोगे। हालांकि क्वेश्चन तो ऑब्जेक्टिव भी आते एग्जाम में, बराबर ना। चलो नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, रिलेटेड टू आइडेंटिफिकेशन ऑफ आइडिया एंड रेडीनेस टू अंडरटेक रिस्क दिस डैश ऑफ एंटरप्रेन्योर। तो भाई इसमें से कौन सा एंटरप्रेन्योर फंक्शन है जिसमें हमने पढ़ा रिलेटेड टू आइडेंटिफिकेशन ऑफ आइडिया एंड रेडीनेस टू अंडरटेक रिस्क।
ये हमने किस में पढ़ा, मैंने अभी थोड़े देर पहले इन पॉइंट को एक्सप्लेन किया है। आप लोग जल्दी से बताइए आंसर, ठीक है, आप आंसर बताइए, मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है, तो आई होप आपको आना चाहिए। ये आपके ट्राई, आपको क्लियर हुआ चीजें कि नहीं, इसलिए ये क्वेश्चन भी हम कर रहे हैं, हालांकि एग्जाम के लिए भी ये बहुत जरूरी है, ठीक है। चलो, तो इसका राइट आंसर है, हमने अभी पढ़ा एंटरप्रेन्योरियल फंक्शन। कौन सा फंक्शन पढ़ा हमने, एंटरप्रेन्योरियल फंक्शन पढ़ा हमने, जिसमें हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा था कि भाई हम आइडिया को आइडेंटिफाई करने का और सब स्टार्ट करने का काम करते हैं, वो किस फंक्शन में आता है, एंटरप्रेन्योरियल फंक्शन में आता है, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। An entrepreneur has to take calculated risk. He must take responsibility for a loss that may occur due to unforeseen circumstances in the future. This is dash of an entrepreneur. तो यहाँ पे भी यही फंक्शन से रिलेटेड है कि एक एंटरप्रेन्योर क्या है, कैलकुलेटेड रिस्क लेता है, हमेशा तैयार रहता है जो भी प्रॉब्लम्स आने वाले हैं उसको लेके। तो इनमें से कौन सा आंसर होगा, चलो बताओ। असेंबलिंग द रिक्वायरमेंट फंक्शन होगा, डिटेल इन्वेस्टिगेशन होगा, इन्वेस्टिगेशन ऑफ एन आइडिया होगा, या रिस्क टेकिंग होगा। अभी मैंने एक्सप्लेन किया तो आपको आई होप अभी याद ही होगा कि हम लोगों ने अभी ये कौन सा पढ़ा था, रिस्क टेकिंग फंक्शन पढ़ा था, जिसमें इसके बारे में डिस्कस किया था हम लोगों ने। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रिस्क टेकिंग फंक्शन, ठीक है, यहां पे आ जाएगा रिस्क टेकिंग फंक्शन ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। तो ये मिक्स तरह के क्वेश्चन है, प्लीज आपको ध्यान से पढ़ना है। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which amongst these is an entrepreneurial function of entrepreneur। अब इनमें से भी बताना है आपको एंटरप्रेन्योर फंक्शन कौन सा है एक एंटरप्रेन्योर का। आप देखो एंटरप्रेन्योर जितने भी फंक्शन है सबके ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं, मैंने सबके ऊपर बना दिए ताकि अगर कोई भी क्वेश्चन पूछे ना तो आपको आ जाए, ठीक है। तो आपको बताना इनमें से कौन सा होगा। तो देखो मैंने आपको एंटरप्रेन्योर के 3 फंक्शंस बताए थे, उसमें से एक जो था वो क्या था, इनोवेशन भी था, राइट। ये क्या था, इनोवेशन। इन सब के बारे में अभी हमने कोई डिस्कस ही नहीं किया, तो ये तो हो ही नहीं सकता। एक हमने अभी इनोवेशन फंक्शंस भी पढ़ा था, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी कि इनोवेशन फंक्शन जो है एक एंटरप्रेन्योरियल फंक्शन है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट एंटरप्रेन्योर। अब इनमें से एंटरप्रेन्योर के बारे में कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है ये आपको बताना है। तो इसमें पहला ऑप्शन है देखो, इज इनोवेटिव। तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था एंटरप्रेन्योर की कैरेक्टर होता है कि वो इनोवेटिव होते हैं। नेक्स्ट है, डेवलप्स एंड ऑन्स हिज ओन एंटरप्राइज। ये वाला क्वेश्चन ये भी मैंने अभी बताया कि ये भी उनके कैरेक्टर होते हैं। इज डिटरमाइंड बट पेशेंस, ये भी उनके अंदर होता है। इज इंटेलिजेंट, ऐसी कोई कॉन्सेप्ट हमने नहीं पढ़ा, बट ऐसा है नहीं कि वो इंटेलिजेंट नहीं होते, लेकिन यहां हमें किसके बारे में बताना है, जो एंटरप्रेन्योर है उसके बारे में। तो हमने इंटेलिजेंट वाले कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा, हर आदमी इंटेलिजेंट होता। भाई दुनिया में ना किसी को बोलोगे तुम इंटेलिजेंट नहीं हो ना तो गुस्सा हो जाएगा, ऐसा नहीं है, आप सब इंटेलिजेंट होता है और हर आदमी अपने आप को इंटेलिजेंट ही समझता है। समझने दो भाई, किसी को नहीं बोलने का कि तुम इंटेलिजेंट नहीं हो। सामने मिले तो बोलो हाँ भाई आप इंटेलिजेंट है, जिससे किसी को खुशी मिल जाए तो बोल देने का क्या तकलीफ है भाई। किसी को बोलने है, अगर किसी को कोई बोले कि हाँ मैं बहुत स्मार्ट हूँ, हाँ भाई आप स्मार्ट हैं, क्या चाहता है उसको क्यों सच बताने का। ऐसा नहीं, आप जिंदगी में सच बोलो, पर कुछ चीजें जिससे लोगों को खुशी मिले तो बोल देना हाँ आप इंटेलिजेंट है, आप स्मार्ट भी है, आप ब्यूटीफुल भी है, आप सब है, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। तो इंटेलिजेंट तो सब होते हैं, इसलिए ये कॉन्सेप्ट नहीं बनता। तो इसके अलावा 1 2 3 देखो, 1 2 3 किसमें भाई, 1 2 3 इसमें। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या है, डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आई होप आपको ये भी क्लियर होगा। देखो ऐसे क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी 99%, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। जो हाई लेवल का है, बहुत सारे ऑप्शंस वाइज आते हैं, ऐसे क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं, तो प्लीज इसको अच्छे से ध्यान देके पढ़ लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। देखो, related to putting an idea into action, this is dash of an entrepreneur। तो देखो, related to putting idea into action, आइडिया को एक्शन में लाना, ये कौन सा फंक्शन है, क्योंकि यहाँ सब फंक्शन वाले ऑप्शन दिए तो कोई ना कोई फंक्शन तो होगा। मैंने अभी बताया आप लोग को, अभी थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया कि पुटिंग आइडिया इनटू एक्शन ये कौन सा फंक्शन में आता है। चलो इसका आंसर बताइए मुझे, तो जल्दी से बताइए आंसर आप लोग जरा कमेंट करके, इसका आंसर बताइए प्लीज, इसका आंसर बताइए।
इसका आंसर जल्दी से बताइए। चलो देख लेते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो रहा है? प्रमोशनल फंक्शन। अभी हमने डिस्कस किया प्रमोशनल फंक्शन में हम ये पढ़ते हैं, रिलेटेड टू पुटिंग एन आइडिया इनटू एक्शन। नेक्स्ट पे आ जाओ। हाउ मेनी मेन फंक्शंस ऑफ एंटरप्रेन्योर? तो एंटरप्रेन्योर के मेन कितने फंक्शंस होते हैं, मैंने वो भी अभी थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया था। उसके मेन फंक्शंस कितने होते हैं? 4। उसके मेन फंक्शंस कितने होते हैं? 4 मेन फंक्शंस होते हैं, जो हमने अभी डिस्कशन किया था। तो सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। मेरे बोलने से पहले आप लोग जल्दी से बताओ आंसर इसका। मेरे बताने से पहले, एक्सप्लेन करने से पहले आंसर बताओ। An entrepreneur must handle properly all the factors of production like land, labor, capital, and entrepreneurship to reduce production cost. This is dash of an entrepreneur. तो प्रोडक्शन कॉस्ट घटाने का काम किस फंक्शन में होता है? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को मैनेज करने का काम किस फंक्शन में होता है? ये अभी मैंने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। चलो आई होप आपके कमेंट्स आ जाने चाहिए। अब बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग। ठीक है। अब ये ऑर्गेनाइजेशन में स्टाफिंग वाला मत समझना कि टीम को लीड करना, यहाँ पे वो नहीं है। मैन पावर बढ़ाना यानी कि रिक्रूटमेंट करना, ऑर्गेनाइजेशन के और भी मेन फंक्शन अलग होते हैं। तो यहाँ पे एंटरप्रेन्योरियल फंक्शंस के अंदर ये डिस्कशन कर रहे हैं हम। तो एंटरप्रेन्योरियल फंक्शन में इसका मतलब ये होता है, तो ये ध्यान रखना। ठीक है। चलो नेक्स्ट पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। Which amongst these is an entrepreneurial function of entrepreneur? तो एंटरप्रेन्योर के एंटरप्रेन्योरियल फंक्शन इनमें से कौन सा है? ये 4 में से कौन सा है? तो आई होप आपको याद होगा, मैंने बताया था कि रिस्क टेकिंग एक एंटरप्रेन्योरियल फंक्शंस के अंदर आता है। बाकी इनमें से इनके बारे में हमने अभी डिस्कशन किया नहीं है, तो ये हो नहीं सकता। तो क्या आएगा? रिस्क टेकिंग आएगा। तो अब आपको क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, बट हो सकता है इनके ऑप्शंस की जगह और भी कोई ऑप्शन दे, पर एक तो राइट आंसर देगा। एक राइट आंसर आने वाला है, बाकी कुछ भी आ सकता है। तो मैं आपको पहले से इसलिए तैयार कर रहा हूं, ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का फेयर नोट बना लेना। मैं अगेन एंड अगेन कह रहा हूं, ये अच्छे से कर लोगे तो आपको एग्जाम में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। रिलेटेड टू डे टू डे वर्किंग ऑफ एंटरप्राइज, दिस डैश ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। तो डे टू डे वर्क किस फंक्शन में होता है? यहाँ फंक्शंस की बात कर रहे हैं और हम पढ़ भी रहे हैं अभी। तो डे टू डे वर्क वाला कौन सा फंक्शंस था, ये आपको बताना। चलो जल्दी बताओ कौन से फंक्शंस में मैंने बताया। एक बार कोशिश करो आप लोग आंसर देने का, जल्दी से बताओ क्या होगा। मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, बट मेरा रिक्वेस्ट यही है कि एक बार आप बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर होगा सी, मैनेजेरियल फंक्शन। मैनेजेरियल फंक्शन में डे टू डे वर्किंग के बारे में हम पढ़ाई, मतलब चीजें इनोवेशन में, सॉरी, डे टू डे एंटरप्रेन्योर काम करते हैं। डे टू डे वर्किंग जो भी फैक्ट्री में, कंपनी में होगा, उसके रिलेटेड जो काम होता है एंटरप्रेन्योर का, वो फंक्शन मैनेजेरियल फंक्शन में आता है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Which of the following statements are correct about entrepreneur? एंटरप्रेन्योर के बारे में इनमें से कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं? तो पहला ऑप्शन दिया है, इज अ मॉडरेट रिस्क टेकर एंड वर्क्स अनसर्टेनिटी फॉर अचीविंग द गोल। तो भाई देखो, ये पॉइंट मैंने डिस्कशन किया था आपके साथ कि ऐसा एक एंटरप्रेन्योर का होता है कैरेक्टरिस्टिक। अगला है परसिस्टेंटली ट्राइज टू डू समथिंग बेटर। ये ऑप्शंस भी मैंने डिस्कशन किया थोड़ी देर पहले, ये होता है उनका कैरेक्टरिस्टिक। रिफ्लेक्ट्स अ स्ट्रॉन्ग अर्ज टू बी इंडिपेंडेंट, ये भी मैंने डिस्कशन किया, ये भी उनका कैरेक्टरिस्टिक होता है। इज डिससेटिस्फाइड विद द रूटीन एक्टिविटी, मतलब ये भी उनका कैरेक्टरिस्टिक होता है। तो यहाँ सभी ऑप्शंस होंगे, सभी ऑप्शन जो है ये एंटरप्रेन्योर के बारे में सही है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑल। क्या राइट आंसर आ जाएगा? ऑल, यानी कि सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एंड आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रिलेटेड टू मेकिंग वेंचर सक्सेसफुल एंड इंक्रीज इट्स अर्निंग कैपेसिटी, दिस इज डैश ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। तो भाई ये क्या है एंटरप्रेन्योर का? अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाना, वेंचर को सक्सेसफुल करना, इनमें से कौन सा फंक्शंस है?
एंटरप्रेन्योरियल फंक्शन है, प्रमोशनल फंक्शन है, मैनेजरियल फंक्शन है, कॉमर्शियल फंक्शन है, कौन सा फंक्शन है? तो आई होप आपको पता होगा, मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया था इसके बारे में। तो कौन सा फंक्शंस आएगा? कॉमर्शियल फंक्शंस। ठीक है, इसमें हम ये सारी चीजें करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देखो एक बार सारे बेसिक्स अच्छे से क्लियर होंगे ना, क्वेश्चन इन्हीं के ऊपर से आते हैं। इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूं हर लेक्चर में, हर सेशंस में अप्रोक्सीमेटली थियरी बता रहा हूं, उस थियरी के ऊपर बेस्ड आपको ये क्वेश्चंस दे रहा हूं। और देखो इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप में अगर हम रिसेंट प्रीवियस ईयर की बात करें, अब करेंट रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं आए हैं। क्वेश्चन कैसे आते हैं? जो सच में इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप की थियरी है ना, उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो वो लेवल बढ़ रहा है भाई। तो आप ऐसा सोचोगे कि अभी हम देखो जो हम पढ़ रहे हैं ना, मैं उसके ऊपर बेस्ड ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहा हूं। ऐसा नहीं मैं पढ़ा कुछ और रहा हूं और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किसी और टॉपिक से करवाऊं, ऐसा अब नहीं चलता है। अभी आपको उस टॉपिक के ऊपर रिलेटेड पढ़ना है। बात रही कि करेंट्स के ऊपर कुछ क्वेश्चंस अगर आते हैं, वो हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे। ठीक है, करेंट का पूरा अलग से डेडिकेटेड सेक्शन होगा जिसमें हम करेंट्स के रिलेटेड पढ़ेंगे चीजों को। पेड में आपको सारी चीजें मिलेगा। मैं तो यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप चाह रहे हो कि अच्छे नंबर आए बेटा, तो आप मेरे पेड बैचेज इंटेलिजेंट एकेडमी ऐप में चल रहे हैं, आप वहां ज्वाइन कर लीजिए। जितना जल्दी करोगे उतना ज्यादा लेक्चर्स मिलेंगे आपको, जितना लेट करोगे तो उतनी सारी चीजें आपके पास टाइम ही कम होगा पढ़ने के लिए आपको, तो वहां क्वेरी रहेगा। तो प्लीज अगर करना हो तो अभी से पढ़ाई शुरू कर लो, ज्यादा वेट मत करो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, क्वेश्चन नंबर 14। Which of the following statement are correct about entrepreneur? एंटरप्रेन्योर के बारे में इनमें से कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है, ऐसा क्वेश्चन में पूछ रहा है। ठीक है, तो देख लेते। देखो यहां दे रखा है एग्जिबिट अ सेंस ऑफ लीडरशिप। तो आपको मैंने ये ऑप्शंस एक्सप्लेन किए थे कि भाई लीडरशिप का सेंस होता है उनमें। नेक्स्ट है देखो एग्जिबिट्स अ सेंस ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस। ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि एक एंटरप्रेन्योर में कॉम्पिटिशन का जो है सेंस होता है। टेक्स पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ये भी होता है उनमें। और ऑलवेज टेक्स हेल्प ऑफ पॉलिटिशियन, ऐसी कोई बात अभी हम लोगों ने नहीं किया है, ऐसी कोई भी बात हम लोगों ने अभी नहीं किया है। तो ये वाला ऑप्शन नहीं है। तो 1 2 3 राइट आंसर होगा। तो देख लो यहाँ 1 2 3 डी में, 1 2 एंड 3 किस में कवर किया गया? डी में। सो डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आई होप इतने सारे क्वेश्चन हमने किया। देखो 14 क्वेश्चन तो कर लिए, थियरी भी पढ़ा। देखते हैं और कोई क्वेश्चन। हाँ, एक और क्वेश्चन है यहाँ 15 नंबर, इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। हाउ मेनी टोटल एंटरप्रेन्योरियल फंक्शंस ऑफ एंटरप्रेन्योर? एक एंटरप्रेन्योर का एंटरप्रेन्योरियल फंक्शंस कितने होते हैं ये पूछ रहा है। तो कितने पढ़े हमने? अभी 3 फंक्शंस पढ़े हमने। कितने फंक्शंस पढ़े हमने? 3 फंक्शंस पढ़े। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, 3 हो जाएगा। आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलो इसका आंसर आप लोग कमेंट करके मुझे दीजिए प्लीज प्लीज प्लीज। अगर आप ईमानदारी से पढ़ रहे बच्चे तो बेटा आपको इसका आंसर बताना है। जल्दी बताओ कमेंट करके। चलो मैं आपको टाइम दे रहा हूं, इस बार 20 सेकेंड्स का टाइम है। कमेंट करके बताओ उसका राइट आंसर क्या होगा। जल्दी से बताओ इसका राइट आंसर क्या आएगा। इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, जल्दी से बताओ। देखो ये क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट एंटरप्रेन्योर के बारे में पूछ रहा है। इज ओरिएंटेड टूवर्ड्स द फ्यूचर। देखो थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि एंटरप्रेन्योर फ्यूचर ओरिएंटेड होते हैं। ठीक है। टेंस टू परसिस्ट इन द फेस ऑफ एडवर्सिटी, मतलब कितने भी परेशानी हो उसमें से ऑप्शन अल्टरनेट निकाल के चीजों को बेटर कर लेते, ये भी ऑप्शन इनके पास होता है। एंटरप्रेन्योर एक काइंड पर्सन होते हैं, वो तो होते ही होंगे हर इंसान। फिर देखो ये वाली पॉइंट आ जाए ना, कोई इंटेलिजेंट होता है कोई काइंड होता है तो बोल देने का हाँ भैया आप काइंड है। दुनिया में हर कोई काइंड ही होता है, वो हो ना हो लेकिन मानता तो है खुद को काइंड। तो क्यों किसी को बुरा लगे तो बोलो हाँ आप काइंड है। तो ऐसे काइंड अलग चीज है। लेकिन हम अगर इस पढ़ाई के कंसर्न में देखें, ये जो अभी हमने थियरी पढ़ा उसमें तो ऐसा कोई कॉन्सेप्ट हमने अभी नहीं पढ़ा है। ठीक है। वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन, देखो हर इसमें भी ये भी हमने इस थियरी में ऐसा नहीं पढ़ा।
और ये सब टॉपिक असली जिंदगी में हर आदमी को होता है, हर कोई सोचता है कि वो बहुत हार्ड वर्किंग है, भले वो हो ना, तो है, बोल देना, इसमें क्या जाता है। लेकिन यहाँ नहीं बोल देना भाई, एंटरप्रेन्योर के बारे में हमने जो स्टेटमेंट पढ़ी नहीं ना, वो नहीं दे देने का है। ये सब इमोशनली जो है ना आपको ऐसा कर देगा कि आपको लगेगा ये तो होता ही है, ये तो होता ही है। सही में एंटरप्रेन्योर है तो काइंड भी होगा, हार्ड वर्किंग भी होगा, बट ऐसा है नहीं। तो राइट में हमने इन दो टॉपिक के बारे में पढ़ाई की जो यहाँ पे है। इसका राइट आंसर 1 2 जहां भी होगा वो आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलो, आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, हाँ, तो आज के सेशन में, आज के लेक्चर में इतना ही बच्चों। आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चाहते हो कि अच्छे मार्क्स मिले आपको, तो आज ही मेरे पेड बैचेस भी ज्वाइन कर लीजिए इंटेलिजेंट एकेडमी ऐप में। देखो, दुनिया में ना सब कुछ फ्री में कहीं तो मिलता नहीं है, वो ऑब्वियसली संभव भी नहीं है। अगर आपको सारी चीजें फ्री में मिलेगा तो फिर हमारी टीम जो काम कर रहे हैं वो कैसे चलेगा बेटा। तो मैं तो यही रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप चाहते हो, देखो एक बार अच्छे एमबीए इंस्टीट्यूट में एडमिशन हो जाएगा, अच्छी पैकेज मिलेगा, 20 25 30 40 जो भी लाख का पैकेज आपको मिल जाए, तो पूरा लाइफ सेटल हो जाएगा। अब ऐसा तो है नहीं कि हम लोग कोई ऐसा मिलियन बिलियन डॉलर फी रख रहे हैं, 2 4 5 हजार रुपए तो लोग आज एक बार आप शादी में जाओगे दोस्त को गिफ्ट देने में खर्चा कर देते हैं भाई। ये छोटा मोटा काम होता है। आजकल तो मूवी में थिएटर देखने जाते हो, अगर थिएटर मूवी देखने, तो आपके 1000 रुपए खर्चे हो जाते हैं, पॉपकॉर्न वाले 400 500 ले लेते हैं। तो मैं सिर्फ यही कहूंगा कि ये पढ़ाई का रिस्क मत लो भाई। अगर सिर्फ पैसे देखोगे, सारी चीजें फ्री में, कंटेंट आपको सारा कहीं नहीं मिलने वाले, यूट्यूब पे पूरे सीमेट के सारे कंटेंट फ्री में, तो एक बैच बढ़िया से ज्वाइन कीजिए। लास्ट टाइम भी मेरे बहुत सारे बच्चे का 99+ मार्क्स आया था। मेरे बैच में सारे सब्जेक्ट कवर करूंगा, मॉक टेस्ट मिलने वाले हैं आपको, सारी चीजें मिलेगा, पूरा बैकअप सपोर्ट रहेगा। तो आप ज्वाइन कीजिए, सारी चीजें क्लियर हो पाएगा आपका। तो आज के लेक्चर में इतना ही, अगले लेक्चर में आपसे फिर मिलता हूं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।